हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 26। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती है, वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप है, अर्थात आत्मा चेतना जब अपने पूर्ण रूप से बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं तथा न्याय उनके विचार से ही उद्भूत है। ये विचार ही विधि संहिताओं और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व बताए हैं: विवेक, उत्साह और क्षुधा। इन तत्वों को इनके कार्यों तथा निहित गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर इन्हें राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आदर्श राज्य का निर्माण। राज्य को उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं। फर्स्ट है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व के अंतर्गत प्लेटो वासना अथवा क्षुधा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों से अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को एकांकी रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। इससे समाज में श्रम विभाजन तथा कार्यों का विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक संघों का निर्माण होता है तथा एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत व्यापक होती है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की सर्वोत्तम तुष्टि और सेवाओं का समुचित आदान प्रदान एक महती आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है सैनिक वर्ग। राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वृद्धि के साथ ही कि अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस कार्य हेतु युद्ध की संभावना और उससे रक्षण की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस या शूरवीरता के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिससे युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। थर्ड पॉइंट है दार्शनिक तत्व। राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिनका संबंध आत्मा के विवेक तथा बुद्धि से है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। उसके अनुसार ये संरक्षक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सहायक या सैनिक संरक्षण और सेकंड है दार्शनिक संरक्षक। आदर्श राज्य में वर्ग और तत्व। क्षुधा वर्ग, जिसमें आर्थिक तत्व और उत्पादक वर्ग शामिल है। साहस वर्ग, सैनिक तत्व और सैनिक वर्ग शामिल है। विवेक तत्व, दार्शनिक तत्व और शासक वर्ग शामिल है। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य में शासन की
बागडोर सद्गुणी ज्ञान से संपन्न दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। प्लेटो के अनुसार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में पाए जाने वाले दोषों का एक प्रमुख कारण शासकों की अज्ञानता से उत्पन्न उनकी विभिन्न अयोग्यताएं थी। प्लेटो का मत है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शासक ज्ञानी हो, किंतु यहाँ प्लेटो ने ज्ञान की व्याख्या के लिए सुकरात के इस कथन को स्वीकारा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित सत्य को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व समाज के लिए सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों की स्थापना करता है, और ऐसी सद्गुणमयी जीवन दृष्टि केवल प्रत्ययवादी ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही प्लेटो दार्शनिक कहता है। प्लेटो का कहना है, जब शासक वर्ग सद्गुणी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब ही वह स्वयं न्यायी बनेगा और राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। इस स्थिति में ही नगर राज्यों के दोष समाप्त होंगे और आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना होगी। इस बारे में प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएं और युवराजों में दर्शन की भावना न आ जाए, तब तक नगर राज्यों में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक सद्गुणी ज्ञान से युक्त होने के कारण अनेक गुणों से युक्त, जैसे वह ज्ञान, विवेकवाद, संयमी, अंतिम सत्य का ज्ञाता, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति, न्याय का घोतक, सत्याभिलाषी, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार तथा दयालु आदि होता है। वह क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता आदि दोषों से मुक्त होता है। आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्लेटो दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां सौंपकर निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करता है। सेकंड पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार प्लेटो को महान दार्शनिक शासक मिलना अव्यावहारिक है। थर्ड है, प्लेटो विधि की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देता है, जो उचित नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो की अवधारणा जनतंत्र विरोधी है। किंतु इन सभी दोषों के बावजूद प्लेटो के शासक संबंधी विचारों में यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटो शासक को सद्गुणी ज्ञान से परिपूर्ण होना आवश्यक मानता है और उसे नैतिकता के पालन का निर्देश देता है। वस्तुतः प्लेटो का यह विचार आज के शासकों को भी संदेश देता है कि सद्गुणी व्यवहार का पालन करें तथा सत्यम शिवम और सुंदरम समाज की रचना करें। प्लेटो के फांसीवादी विचार। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हुए फांसीवाद के समान दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां प्रदान करता है। प्लेटो व्यक्ति की तुलना में राज्य पर बल देते हुए सावियवी सिद्धांत का समर्थन करता है। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा का समर्थन करता है और लोकतंत्र की भर्त्सना करता है। फांसीवाद और प्लेटो के विचारों में निम्न समानताएं हैं। कौन सी है? फर्स्ट, दोनों में राज्य की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं दिया गया। सेकंड है, राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति देने को उचित ठहराया गया है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के निरंकुश नेतृत्व को स्वीकार किया है। फांसीवाद भी एक नेता एक दल की निरंकुशता स्थापित करता है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों का कुलीन तंत्र में विश्वास है। फोर्थ पॉइंट है, दोनों विचारधाराएं मनुष्य के कर्तव्य का उल्लेख करती है, अधिकारों का नहीं। शिक्षा के बारे में दोनों के समान विचार है। राज्य द्वारा संचालित योजना प्रस्तुत करते हैं, शिक्षण का विशेष पाठ्यक्रम देता है तथा दोनों का उद्देश्य नेतृत्व की शिक्षा देना है। दोनों विचारधाराओं के युग में राज्य का सर्वोत्तम स्थान था। यद्यपि राज्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न अवश्य है,
अवश्य था। प्लेटो के समय नगर राज्य थे, जबकि 20वीं सदी में इटली राष्ट्र राज्य था। फांसीवाद के अनुरूप प्लेटोवाद में पाई जाने वाली इन सतही समानताओं के आधार पर कार्ल पॉपर जैसे विचारक प्लेटो को फांसीवादी कहते हैं, परंतु प्लेटो का सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वह फांसीवादी और प्लेटोवाद में आधारभूत अंतर है, यानी दोनों में काफ़ी अंतर है। प्लेटोवाद और फांसीवाद में आधारभूत अंतर। प्लेटो और फांसीवाद में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। फर्स्ट है, प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है और फांसीवाद नैतिकता विरोधी है। सेकंड पॉइंट है, प्लेटोवाद आदर्शवाद है तो फांसीवाद यथार्थवाद है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटोवाद संयम पर आधारित है तो फांसीवाद दमन पर आधारित है। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटोवाद साम्यवादी है तो फांसीवाद साम्यवाद विरोधी है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लेटोवाद शांति पर आधारित है तो फांसीवाद हिंसा पर आधारित है। सिक्स पॉइंट है, प्लेटोवाद आत्मनिर्भर नगर राज्य का समर्थन करता है तो फांसीवाद साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। प्लेटोवाद का मूल उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है, जबकि फांसीवाद का उद्देश्य स्वार्थ हितों की पूर्ति करना है। उप आदर्श राज्य संबंधी विचार। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ। आकार की दृष्टि से ये प्लेटो का सबसे बड़ा ग्रंथ है। समाजशास्त्री और वैदिक विश्लेषण की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्य, सौंदर्य और दार्शनिक पक्ष की दृष्टि से रिपब्लिक और लॉज में तुलना नहीं है। लॉज में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। आत्मसंयम का सिद्धांत। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है। लॉज में वह न्याय की व्यवस्था की स्थापित करने के लिए आत्मसंयम को आवश्यक मानता है। उनका मानना है कि यदि व्यवस्थापक ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे लोग आत्मसंयमी बने तो इससे 3 आदर्शों की प्राप्ति होती है, जैसे स्वतंत्रता, एकता और सूझबूझ। आत्मसंयम ही राज्य को पूर्ण और दोषहीन बना सकता है। आत्मसंयम के कार्यों से निरपेक्ष विकेंद्रीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। कानून विषयक सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक का आदर्श राज्य एक ऐसा शासन है जो कुछ विशेष ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किन्हीं सामान्य नियमों का कोई अंकुश नहीं होता, जबकि लॉज के राज्य में कानून की स्थिति सर्वोच्च है तथा शासक और शासित दोनों ही उसके अधीन रहते हैं। सेवाइन के अनुसार कानून के बिना मनुष्य की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। अगर कानून नहीं है तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी? बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। जैसे पशु पे कोई पाबंदी नहीं है, उसी के समान मनुष्य की स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि योग्य शासक हो तो कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कानून या अध्यादेश मन से बढ़कर नहीं है। इसलिए प्लेटो का अंत तक यह विश्वास बना रहा है कि वास्तविक आदर्श राज्य में विशुद्ध विवेक का शासन चलना चाहिए। कानून द्वारा शासित राज्य मानव प्रकृति भी दुर्बलता के प्रति एक रियायत थी। प्लेटो ने उसे अपने आदर्श राज्य के समान स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यदि दार्शनिक शासकों का निर्माण करने के लिए आवश्यक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तो कानून पर आधारित शासन में विश्वास करना ठीक है। इतिहास की शिक्षाएं। प्लेटो ने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्यों के आत्मसंयमी न रहने और सत्ता के एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाने के आत्म ही अगर गोज एवं फेनीना जैसे राज्यों का पतन हो गया, एथेंस के लोकतंत्र में ही आत्मसंयम के अभाव के कारण ही उनका पतन हुआ।
इसलिए वह एक निश्चित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जिससे राज्य की सत्ता और जनता की सहमति को स्वीकारा जाए। मिश्रित राज्य। इस सिद्धांत का उद्देश्य कि शक्तियों के संतुलन द्वारा राज्य सत्ता प्राप्त करना। इस सिद्धांत के अनुसार उप आदर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा और प्रजा, धनी और निर्धन, बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों और सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। लॉज में वर्णित प्लेटो का उप आदर्श राज्य राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक है। डिवाइन के शब्दों में लॉज में प्लेटो का मिश्रित राज्य राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का समन्वय है। राज्य का भूभाग और जनसंख्या। प्लेटो मानते हैं कि राज्य के तट को समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के राज्य पर बाहरी व्यापार नजर रखते हैं जिससे राज्य का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरी ओर राज्य को नौसेना भी लगानी पड़ती है जिससे अनायास ही राज्य पर अतिरिक्त व्यय बोझ पड़ता है। साथ ही राज्य के व्यापारी भी समुद्र का लाभ लेने के विचार में समुद्री व्यापारी की तरह असीमित होते हैं जिससे राज्य की एकता और अखंडता पर भी खतरा मंडराता है। इस प्रकार प्लेटो भूभाग का समुद्री तट के किनारे न होने और राज्य की जनता का समुद्री व्यापार न करने के पक्ष में समर्थन करते हैं। उनमें केवल अरस्तु समुद्री व्यापार का समर्थन करते हैं। जो अरस्तु है वो क्या कहते हैं कि समुद्री व्यापार होना चाहिए। प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उसने गणित में गुणनफल को इतना महत्व दिया है जिसमें राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है जिसे 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 को इक्वल टू में 5040। तो सारे मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5040 के गुणनफल को ध्यान में रखकर कहा कि इससे राज्य की जनसंख्या को टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिसमें यह युद्ध और शांति में उपयोगी होगी। प्लेटो पर इसी गणित के प्रभाव ने वर्ष में 12 महीनों में काम करने के लिए राज्य परिषद की 12 समितियां बनाई और राज्य की जनसंख्या को 12 जातियों में विभाजित किया। राजनीतिक संस्थाएं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में संपत्ति के साम्यवाद को बताकर कहते हैं कि मित्रों का सब वस्तुओं पर समान अधिकार होता है। जो मित्र होते हैं उनका भी जो सभी वस्तु है उस पर समान अधिकार होता है। भू संपत्ति, स्त्री एवं बच्चे सबके समझे जाते हैं तथा व्यक्तिगत संपत्ति बिल्कुल न होने के कारण मेरे तेरे का भाव मिटाकर संपूर्ण राज्य तन मन से एकता का अनुभव करता है। इस कथन में सुधार करते हुए प्लेटो लॉज में वर्णित उप आदर्श में संपत्ति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होगी परंतु वह भूमि और मकान के रूप में होगी, न कि व्यापार, वाणिज्य आदि के रूप में। प्लेटो भूमि का वितरण भी समान कर देते हैं और यह भी निश्चित करते हैं कि भूमि का उत्पादन एक जगह एकत्रित किया जाएगा जिसका सार्वजनिक भोजन के रूप में उपयोग होगा। इस प्रकार प्लेटो ने भूमिगत संपत्ति का समानीकरण कर दिया। प्लेटो ने संपत्ति के उपरांत श्रम विभाजन पर अपने विचार उप आदर्श राज्य के लिए व्यक्त किया है। प्लेटो ने कार्यों का वर्गीकरण 3 भागों में कुछ इस प्रकार किया है। फर्स्ट है विदेशियों अथवा फ्रीमैन के लिए व्यापार एवं उद्योग। सेकंड, दासों तथा गुलामों के लिए खेती। थर्ड, नागरिकों के लिए शासन प्रबंध अथवा राजनीतिक कार्य। प्लेटो राज्य में सरकार के संचालन के लिए सरकार को सर्वोच्चता न देकर कानून को देता है, अर्थात सभी राजनीतिक संस्थाएं कानून के अधीन है। प्लेटो ने राज्य के शासन के लिए कुछ व्यवस्थाओं पर विचार दिया है। प्लेटो राज्य चलाने के लिए एक साधारण सभा की बात करते हैं जिसमें सभी 5040 राज्य के सदस्य
होंगे। उनका काम अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चयन करना है, सेना के अधिकारियों का चयन करना एवं कानूनों में परिवर्तन कर न्याय करना आदि होंगे। प्लेटो एक सलाहकार बोर्ड की बात करते हैं जिससे सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा से होगा। यह निर्वाचन 3 बार किया जाएगा, अर्थात पहले 5040 से 300 सदस्य और 300 से 100 सदस्य। इस प्रकार सलाहकार बोर्ड की स्थापना 37 सदस्यों से मिलकर होगी। इन सदस्यों की उम्र 50 से 70 वर्ष होगी। यह सलाहकार बोर्ड कानून का संरक्षण करेगी, साथ ही सलाहकार बोर्ड परामर्श की भूमिका निभाएगी। अरस्तु के सुशासन संबंधी विचार। आज विश्व अरस्तु में एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदुनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदुनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कृति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था एकेडमी में सम्मिलित हुआ। किसकी? प्लेटो की। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक उसका समय इस एकेडमी में विद्याध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे एकेडमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपने प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों से भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने अपनी पहली सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि वह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। राज्य का स्वरूप और विशेषता। अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप और विशेषता इस प्रकार है। फर्स्ट है, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम व्यवस्था है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है। ग्राम इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। इस प्रकार अरस्तु अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। सेकंड पॉइंट है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन।
राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसकी कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अधिक विकसित है और वह उस बात को अधिक अच्छी प्रकार से व्यक्त करता है जो समाज के अंदर छिपी रहती है। थर्ड पॉइंट है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, ग्राम और राज्य के सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई, हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करना है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं, वरन वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है और व्यक्ति के भौतिक, बुद्धि और नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है और अन्य सभी समुदाय इससे जुड़े हुए हैं। फोर्थ पॉइंट है राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक अवधारणा को माना है और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। संपूर्ण सवयव ऑर्गेनिक वोल है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो महत्व है वह राज्य द्वारा जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इसका नाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ है संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने से लिया जाता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से ही की जाती है। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर सकता है। इसके साथ ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं हैं, जैसे बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इसी कारण राज्य इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। 6 पॉइंट है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। यद्यपि इसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंतर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की भी कल्पना नहीं की, जो कि नितांत स्वाभाविक था। उसने अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता से एक साझेदारी है। राज्य का उद्देश्य और कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। संक्षेप में वह राज्य को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। फर्स्ट है अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्याख्या करना। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। थर्ड पॉइंट है अपने सदस्यों की प्राकृतिक
प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। अरस्तु का आदर्श राज्य। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के लॉज से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने आदर्श राज्य का एक सुंदर और व्यापक चित्रण प्रस्तुत करता है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा राज्य करता है जिसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसे वंश विकृति की भी आवश्यकता नहीं है। इस आदर्श राज्य की असंभावना को समझकर प्लेटो ने लॉज में अंकित अपने उपादर्श राज्य में दार्शनिक शासक के स्थान पर कानून के शासन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है, किंतु ऐसा करते समय भी उनके मन और मस्तिष्क पर रिपब्लिक का आदर्श राज्य ही छाया रहता है और इस कारण कानून शासन तथा जनमत की प्रतिष्ठित करने के लिए राज्य व्यवस्था में जो दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने चाहिए, प्लेटो वे परिवर्तन नहीं कर सका है। आदर्श राज्य का लक्ष्य। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों का भौतिक कल्याण करना है। राज्य समुदायों का समुदाय है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हितों को दृष्टि में रखता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना है। अरस्तु की प्रसिद्ध उक्ति है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। किसने कहा है? अरस्तु ने। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु प्लेटो के समान अतिवादी नहीं अपितु अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला था। उसके शब्दों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल देता है। आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था पर विचार करते हुए अरस्तु कहता है कि सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त कोई एक व्यक्ति राजा हो जाए तो सर्वोत्कृष्ट गुणों वाले कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाए तो शासक की आज्ञाओं का पालन आनंद पूर्वक किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में इन आदर्श परिस्थितियों या व्यक्तियों की प्राप्ति सहज संभव नहीं। अतः सर्वोत्तम रूप में जो शासन प्राप्त किया जा सकता है उसी के लिए चेष्टा की जानी चाहिए। प्राप्ति योग्य सर्वोत्तम शासन का चुनाव स्वर्णिम मध्यम मार्ग के आधार पर ही किया जा सकता है और मध्यम मार्ग की शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र हो सकती है। नगर राज्य। नगर राज्य में 3 वर्ग होते हैं। फर्स्ट है अत्यंत संपन्न, दूसरा अत्यंत निर्धन और तीसरा इन दोनों के बीच का मध्य वित्त मार्ग। संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र में इन तीनों वर्गों में से तीसरे वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता है। संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है और अरस्तु ने इसे लोकतंत्र व धनिक तंत्र का मेल फैशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्ची बताया है। मध्यम वर्गीय राज्य संवैधानिक तंत्र का मूल तत्व संतुलन है और यह संतुलन कुलीन तंत्रीय तत्व गुण और लोकतंत्रीय तत्व संख्या के बीच स्थापित किया गया है। शासन का स्थायित्व और व्यवस्था इन दोनों तत्वों के मूल और मध्यम वर्ग की आधिकारिकता सुदृढ़ स्थिति पर निर्भर करता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता के पक्ष में अरस्तु निम्न युक्ति देता है। प्रथम, अत्यंत धनी और बलवान व्यक्तियों का झुकाव अपराधों और अत्याचारों की ओर होता है। दूसरी ओर अत्यंत निर्धन और निर्बल व्यक्तियों की प्रवृत्ति धूर्तता और तुच्छ अपराधों की ओर होता है। ये दोनों वर्ग विवेक का अनुसरण करते हैं, अतः इनकी प्रधानता वाले राज्य दोषपूर्ण होते हैं। राज्य का लक्ष्य तो यथासंभव समान मनुष्य के समान समाज की स्थापना करना होता है और मध्यम वर्गीय लोगों की प्रधानता से ही ऐसा होना संभव है। द्वितीय पॉइंट है
मध्यम वर्ग की प्रधानता वाला नगर अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह सब प्रकार की दलबंदियों से मुक्त होता है और धनी या निर्धन वर्ग को अतिवादी होने से रोकता है। कितने पॉइंट है? धनी और निर्धन वर्ग की महत्ता का एक अन्य प्रमाण यह भी है कि प्राचीन यूनान में सोलन, लाइकर्गस आदि श्रेष्ठ नियम निर्माता मध्यम वर्ग में ही उत्पन्न हुए थे। इन सब कारणों से मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाले शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग की दृष्टि से व्यवहारिक आधार पर सर्वोत्तम शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र ही है। इस मध्यम मार्गी शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्ष्य विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के कार्य करने वाली 3 संस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने के लिए असेंबली, सब नागरिक इसके सदस्य होते हैं। दूसरा है शासन करने वाले अधिकारी, इन्हें अरस्तु मैजिस्ट्रेसी का नाम देते हैं। तीसरा न्याय और न्यायिक अधिकारी। विधि की सर्वोच्चता। अरस्तु के आदर्श की एक प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए लिखता है कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होना चाहिए। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन केवल उन्हीं विषयों में सर्वोच्च होना चाहिए जिसमें कानून ने कोई स्पष्ट धारणा न की हो। अपने इस कथन की पुष्टि से उसका तर्क है व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। यह संभव है कि कानून के कठोर शासन से कुछ अन्याय हो, किंतु यह व्यक्ति की निरंकुश एवं स्वच्छंद इच्छा से होने वाले अन्याय से कम होगा। सेबाइन के शब्दों में अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वह दार्शनिक राज्य का निरंकुश राज्य ही क्यों न हो। अरस्तु आरंभ से ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, वरन एक अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में अर्थात एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है। विधि की विवेचना करते हुए वह लिखता है कि समाज में रीति रिवाज हमारी संचित बुद्धि है। रीति रिवाजों का प्रादुर्भाव ही अच्छे जीवन की प्रतिष्ठित करने के लिए होता है, इसलिए वे विधि विवेक और नैतिकता के पर्यायवाची है। जिस पर समाज में विधियों की महत्ता रहती है वह समाज स्वयं सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। विधि के शासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि विधियां सबके साथ समान व्यवहार करती है। जबकि शासन पक्षपात पूर्ण हो सकता है, विधियों में भावनाओं का सम्मिश्रण नहीं हो सकता। विधियां परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्वयं नहीं बदलती, इसलिए परिवर्तनशील समाजों में विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विधियों में इस प्रकार के परिवर्तन की शक्ति एक व्यक्ति को देकर कुछ या अनेक व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धि एक व्यक्ति के श्रेष्ठतर होती है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति तुलना में पथभ्रष्ट नहीं हो सकता और न उस पर आवेश का दोष लगाया जा सकता है। जनसंख्या। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। जनसंख्या अधिक होने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा और जनसंख्या कम होने पर राज्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। नागरिक कार्यों को उचित रीति से संपादन करने के लिए आवश्यक है कि सब नागरिक एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, इसलिए उनकी अधिकतम संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।